तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तो बेसिकली आपके पास 2 दिन बचे हैं। क्या ये 2 दिन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करें या कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करें कि हम अपने 2 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सके और अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सके। ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो आपके डिफरेंट टाइप के जो डाउट्स है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल। देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, सिर्फ ये दो मेन कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो डिस्टिंग्विश दिया गया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही डिस्टिंग्विश है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1.3 में आना है सीधा। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो उसमें से आपको फिक्स कैपिटल बाहर करना है। ठीक है, और सेकेंड आएगा इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। वर्किंग कैपिटल हो गया एंड देन इसका फैक्टर इफेक्टिंग। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे एग्जाम्स में आपके, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर्स एज अ टर्म एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स ये आप बाहर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको भी टिक मार्क कर लेना है जब आप आंसर बाहर कर रहे हो। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर्स एक हो गया यहाँ पे, राइट। और उसके कंपोनेंट, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, कोई भी एक इजी वाला, ठीक है, या तो आर एच वेसल का या तो जॉन हैम्पटन का, तो किसी एक का आपको बाहर कर लेना है, राइट। तो ये हो गया आपका तीन, यहाँ पे तीन क्वेश्चंस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड देन इसके बाद आते हैं हम सीधा डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश में देखोगे तो आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इसके बियॉन्ड आपको कुछ और बाहर नहीं करना है। सेकेंड चैप्टर्स पे, तो बेसिकली सेकेंड चैप्टर यहाँ पे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर आपको सेल्स है, ठीक है, रिटेन अर्निंग है एंड डिबेंचर्स है। ठीक है, और उसके अंदर क्लास अगर देखा जाए तो बॉन्ड और एडीआर जीडीआर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। और नेक्स्ट वन क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है यहाँ पे मैंने इसको टिक मार्क किया हुआ है, 5 से 6 पॉइंट, 6 पॉइंट है बेसिकली। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते ही है। सेल्स में बेसिकली दो टाइप के सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, इक्विटी सेल्स और प्रेफरेंस सेल्स, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रेफरेंस सेल्स को लेके बनते हैं। व्हाट इज द प्रेफरेंस सेल्स एंड टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस सेल्स, तो आप यहाँ पे पूरा 8 टाइप देख ही रहे हो। तो ये 8 टाइप के प्रेफरेंसेस यहाँ पे दिए गए आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और इक्विटी का बेसिकली सिर्फ इक्विटी आता है, व्हाट इज द इक्विटी एंड फीचर्स ऑफ द इक्विटीज। तो आपको इक्विटी का डेफिनेशन बाहर कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो कि इक्विटी का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इसको आपको बाहर कर लेना है एंड इसके बस फीचर्स को बाहर कर लेना है। जो यहाँ पे आपको फीचर्स दिए गए, फीचर ऑफ द इक्विटी, परमानेंट फ्लक्चुएटिंग राइट्स, नो प्रेफरेंशियल राइट। ठीक है, तो ये ज्यादा ज्यादा इसमें पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो आपको ज्यादा आंसर इसमें बाहर नहीं करना है, एटलीस्ट आपको 6 या 7 पॉइंट बाहर कर लेना। ये आपका 4 मार्क्स में बन सकता है या तो 5 मार्क्स में बन सकता है। 5 मार्क्स में भी बना तो आपको 6 से 7 पॉइंट ही लिखना है, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है। जितना मार्क्स है उससे 2 पॉइंट ज्यादा ही लिखा जाता है, तो बस 2 पॉइंट उससे ज्यादा लिख देना है आपको। एंड जब बात करेंगे हम प्रेफरेंस सेल्स की, तो ये प्रेफरेंस सेल्स आपको पूरा बाहर करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रेफरेंस सेल्स में आपको लॉन्ग आंसर आते हैं, 8 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसका पेपर पैटर्न है सेम, ये ओसीएम का ही पेपर पैटर्न है। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, जैसा आपने ओसीएम का एग्जाम दिया रिसेंटली, सेम वैसे ही आपको एसपी का भी देना है। तो इसमें फीचर्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स में। तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स में आपको वही करने हैं, 10 पॉइंट दिए गए, ज़्यादा बड़े आंसर्स नहीं है, लेकिन आपको उतने ही करने हैं। जैसे मैंने बताया कि 7 पॉइंट एटलीस्ट आपको पूरा बाहर करके जाना है विद मीनिंग एंड डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट वन, कि टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंसेस। ठीक है, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, टोटल 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, ये आपको पूरा बाहर कर लेना है। नेक्स्ट, रिटर्न अर्निंग भी बनता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट। और कभी कभी जस्टिफिकेशन ये सब भी आ जाता है। तो रिटेन अर्निंग आप कॉन्सेप्ट में बाहर कर सकते हो, 2 मार्क्स के लिए जो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है आपको। इसका पैसेज में दिया हुआ है, लेकिन आपको पैसेज में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट में लिखना है। ठीक है, पॉइंट में आप 4 से 5 पॉइंट लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, रिटेन अर्निंग का मीनिंग बता दो और यहाँ पे डिटरमाइंट दिया हुआ है, ठीक है, डिटरमाइंट लिख दो, हो गया आपका आंसर। ठीक है, दो भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा।
फिर इसके बाद आते हैं क्लास डिबेंचर्स। हाँ, यहाँ पे डिबेंचर का टाइप दिया हुआ है और फीचर्स दिया हुआ है। तो फीचर ज़्यादा बड़ा नहीं दिया हुआ है, इसमें भी 14 पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको वही करने हैं जितना मैंने आपको बताया हुआ है फीचर्स में। डिबेंचर के 7 से 8 पॉइंट कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे 2-2 लाइन के आंसर है। तो 8 पॉइंट करोगे तो लिखने में भी आपका पेज थोड़ा सा दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिबेंचर्स, ये भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें भी 8 टाइप के आपको दिए गए हैं डिबेंचर्स के टाइप्स, राइट। तो ये दोनों प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इसको पूरा बाहर कर लेना। और इक्विटी के और डिबेंचर्स के और प्रेफरेंस के फीचर्स भी बाहर कर लेना, ठीक है। एसपी में एज कम्पेयर टू द ओसीएम ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन ओसीएम में क्लियर कट होता है कि इतना क्वेश्चन है तो इतना ही आएगा, राइट। एडीआर जेडीआर आपका ये एक्सप्लेन द टर्म्स में आ जाता है, राइट। 2-2 मार्क्स के एक्सप्लेन द टर्म्स होते हैं ना, उसमें आ जाता है आपको। और मैं जो आपको डिस्टिंग्विश बता रहा हूँ, तो डिस्टिंग्विश वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में एक ही था, ठीक है। सेकंड चैप्टर्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं ट्रेड क्रेडिट, ये भी आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको शेयर्स एंड डिवेंचर्स दिया गया है। एंड नेक्स्ट थिंग, इसमें आपको 10 पॉइंट दिए गए, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट या 7 पॉइंट ही करना है, ठीक है। ज्यादा नहीं करो। मीनिंग करो, स्टेटस करो, नेचर करो, वोटिंग राइट्स करो, ठीक है। और रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट करो, और सिक्योरिटीज देख लेना, जो भी इजी है, ठीक है। वोटिंग राइट इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ इशू ऑफ, मतलब सॉरी, टाइम ऑफ इशू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सुटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और आप चाहिए तो आप टाइप भी बाइट कर सकते हो, टाइप आपने पहले से ही बाइट किया हुआ है, और इसमें सिर्फ आपको लिख देना है कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट कर लो। सिक्योरिटीज नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 7 से 5 से मतलब 4 मार्क्स के लिए आते हैं, कम से कम 6 पॉइंट तो लिखना बनता ही है। तो ये हो जाएगा आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर। फिर इसके बाद आती है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस में जैसा इसमें इंपॉर्टेंट है मीनिंग है, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, वोटिंग राइट्स इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है। और नेचर ऑफ द इन्वेस्टर, इसमें नेचर ऑफ द इन्वेस्टर में रिस्क बताया कि रिस्क कितना होगा। और फेस वैल्यू, बस इतना भी कर लोगे बहुत हो जाएगा। या तो आपने टाइप किया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टाइप तो आपने ऊपर से कर लिया, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। तो ये आपको कर लेना है यहाँ पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस में। ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल क्लास, ये भी मतलब पूछा जाता है, लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस और शेयर्स एंड डिवेंचर्स ये ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन ओन कैपिटल आप साइड बाय साइड बाहर करके रखो, ठीक है। डिस्टिंग्विश में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 7 पॉइंट ही दिया हुआ है। तो डिस्टिंग्विश बेसिकली आपको पूरा सिलेबस में ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3 चैप्टर आपका तो पूरा लेटर पे चले जाता है। तो नेक्स्ट बनाते हैं थर्ड चैप्टर्स पे। एंड थर्ड चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें प्रोविजंस पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। क्योंकि इसमें कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, तो इसके लिए प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खासकर जो इसके प्रोविजंस होते हैं वो डिवेंचर्स पे आते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे भी कभी कभी आ ही जाता है। इसमें जो अभी देखो टर्म जो बनेगा वो बनेगा इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलोड ऑन द पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली आपको बता दूं कि एक केस हुआ था एफपीओ पे। एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर अडानी कंपनी का हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल इशू बन गया था ये पूरा। तो शायद इस बार आपको पूछ दिया जाए, राइट, क्योंकि ये करंट अफेयर फंडा से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो शायद ये बन जाएगा। तो आप आईपीओ और एफपीओ करके जाओ। और नेक्स्ट इसमें से राइट इशू है, ठीक है। बोनस इशू है, ये सब आपको मालूम है कि ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट इशू, ये सब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के पार्ट है क्लास, ठीक है। बोनस इशू या बोनस शेयर्स, ये ज्यादातर इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं। ईएसओएस, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं क्लास, ठीक है। आपको मालूम है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें जितना आंसर बारी जाओ उतना आपका पेपर कवर हो जाएगा। ईएसपीएस, ये भी है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। और साल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम्स एंड स्वेट इक्विटी भी, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको ओमिट करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट का ये करना है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिया गया, अगर नहीं करोगे तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं होगा, उसको ऑप्शन में स्किप करके निकाल दोगे, ठीक है। देन इसके बाद प्रोसीजर्स, यस, ये जो प्रोसीजर क्लास यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं अब। इसमें नेक्स्ट वन, नहीं, ये भी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोसीजर होता इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर का तो इंपॉर्टेंट होता। हाँ, शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्लास, ये 100% बनते हैं।
जो क्लास में 100% बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली आएगा ही। आप पेपर भी चेक कर लो, ये सब क्वेश्चन पहले से भी आए हुए। ठीक है, 5 ईयर्स के पेपर उठा लो, 10 ईयर के पेपर उठा लो, किसी भी साल के पेपर उठा लो, आपको ये सब दिखेंगे। कॉल ऑन शेयर्स एंड फोरफिटेड ऑफ शेयर्स, ये अपने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में भी किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट मालूम है तो उसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो। ठीक है, इसको रीड कर लो, उसको टिक मार्क कर लो कि कितना पॉइंट लिखना है, कितना पॉइंट नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट पैसेज ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया कि कॉल ऑन शेयर्स होता क्या है। ठीक है, और फिर यहाँ पे दस द बिसाइड द एप्लीकेशन मनी, ये हो गया कॉल ऑन शेयर्स। ठीक है, पार्टली पेड अप, ये सब दिया हुआ है इसमें। तो ये सेकंड पैसेज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया जिसको आप यहाँ से ओमिट कर सकते हो, जैसे कि कंपनी हैज सेंड द नोटिस टू द शेयर होल्डर्स एंड पे। ठीक है, ये 25%, बस इसको ऐसा गो थ्रू कर लो। गो थ्रू मतलब कि अच्छे से ध्यान से सिर्फ रीड करोगे तो भी आपको ये समझ जाएगा, इतना याद हो जाएगा आपको। एंड फोरफिटेड शेयर्स में भी सेम कुछ इस तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है। सेकंड पैसेज इंपॉर्टेंट दिया क्योंकि यहाँ पे नोटिस के बारे में बताया हुआ है, और थर्ड पैसेज में भी कुछ आपको इसी तरीके से दिया गया है। सॉरी, फर्स्ट पैसेज में ऐसे ही कुछ दिया गया है। ठीक है, मतलब फोरफिटेड किस तरीके से कितने पार्ट में बन सकता है फोरफिटेड, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको फर्स्ट पैसेज में। सेकंड पैसेज में आपको टाइम पीरियड की बात की गई है। तो बस इतना ही बाहर करना है आपको, मीनिंग बाहर करना है, क्योंकि ये सब कहाँ आते हैं आपके एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, और सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये इतना जितना दिया हुआ है बस उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि ये आ जाएंगे आपके ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं करना है। ठीक है, देखो पब्लिक ऑफर जो मैंने ऊपर बताया वो नहीं करना। ठीक है, इसके लिए इसके बियॉन्ड में आप ये कर लेना, आईपीओ एफपीओ का डिस्टिंग्विश कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग, ये एक ही बार आया था पेपर्स में। ठीक है, मैंने देखा हुआ है पेपर्स, लास्ट ईयर के भी और उसके पहले भी। और राइट इशू, बोनस इशू शेयर्स बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लास यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देखो जो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ याद करने का। जो आप डिस्टिंग्विश में बाहर कर रहे हो वो आंसर में बाहर मत करो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करो, स्मार्ट स्टडी करो। जो डिस्टिंग्विश में कर रहे हो वो आपको आंसर्स में नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। तो डिस्टिंग्विश के अगेंस्ट में कुछ दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमने आंसर कर लिया तो हम डिस्टिंग्विश लिख सकते हैं क्या। लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर पॉइंट आना चाहिए। तो डिस्टिंग्विश में आपको एक प्रॉपर पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए आप डिस्टिंग्विश करो और आंसर नहीं करो। ठीक है, आंसर को स्किप करो जो डिस्टिंग्विश में है। तो थर्ड चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैं थर्ड चैप्टर में सब बता दिया हुआ, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर। इशू ऑफ डिबेंचर्स में आते हैं क्लास। चलो, इशू ऑफ डिबेंचर्स फोर्थ चैप्टर से, ये बेसिकली लास्ट टाइम आपको ये पूछा गया था, प्रोविजंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर, सॉरी, एज पर द कंपनी एक्ट 2013, ये आया गया था, ये बड़े क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, ये 8 मार्क्स के लिए बना था, तो आप इसको बाहर कर लेना। इसका लेकिन मीनिंग भी बाहर कर लेना, ये डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो डिबेंचर्स एज पर द कंपनी बाहर करना, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का डिबेंचर्स यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, तो इसको बाहर कर लेना क्लास। और वो प्रोविजन, ठीक है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013, प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देन इसके बाद इसमें फिर रिक्वायरमेंट दिया हुआ है प्रोसीजर्स, यस प्रोसीजर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये देखो प्रोसीजर्स किस तरीके से इशू ऑफ डिवेंचर्स किया जाता है, उसका क्या क्या प्रोसीजर्स है। तो ये है, देखो फर्स्ट जो पॉइंट है क्लास, इसमें कुछ 4 से 5 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को वैसे का वैसे बात करना, बाकी सब दो दो लाइन के आंसर्स है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है ये, बड़े मतलब 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर शॉर्ट आंसर में आया है तो भी आप कर सकते हो। हाँ, अभी यहाँ पे आंसर आंसर इन द ब्रीफ, ये सब जो क्वेश्चन है क्लास, तो डिवेंचर ट्रस्टी बनता है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सप्लेन द टर्म्स में आ जाता है, या सॉरी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आ जाता है, तो इसको आप बाइट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया डिवेंचर। डिवेंचर में सिर्फ 3 ही पार्ट याद करना है आपको, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, मतलब कि सॉरी इशू ऑफ शेयर्स नहीं था, इशू ऑफ डिवेंचर का जो प्रोविजन है, प्रोसीजर्स है। ठीक है, और डिवेंचर ट्रस्टी, बस इतने ही बाइट करना है। डिपॉजिट क्लास, तो चैप्टर नंबर 5 पे आ गया हम लोग बेसिकली। चैप्टर नंबर 5 में आप इंडेक्स देख सकते हो कि ओनली 4 पॉइंट ही दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन तो आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट दिया हुआ है, इसमें किस तरीके से एक्सेप्टेंस होता है ये दिया हुआ है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। टर्म्स, टर्म्स इसके अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन मतलब कि हार्डली क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी
आप इसको रिवाइज करके जाना अच्छे से। टर्म्स, ठीक है, इसमें ज़्यादा पॉइंट दे दिए गए, लेकिन वही है मेरा पॉइंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8, ठीक है, 8 पॉइंट निकल लेना, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये। ठीक है, प्रोसीजर्स या ये इंपॉर्टेंट बनेंगे क्लास। प्रोसीजर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक इशू है यहाँ पे, तो इसको कर लेना। ये 15 पॉइंट दिया है, तो इसमें कम से कम 10 पॉइंट यहाँ पे बनेगा क्लास, तो छोटे छोटे आंसर से 10 पॉइंट इसके कर लेने। ठीक है, आपको यहाँ पे भी प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर एक्सेप्टिंग द मेंबर्स। मेंबर्स का नहीं आता क्लास, ज़्यादातर ये पब्लिक का ही आता है। ठीक है, तो इसमें और कुछ है नहीं, लेकिन इसमें दो दो आंसर है, तो इसको शॉर्ट नोट में पकड़ के चलिए। ठीक है, मतलब कि 3 या 4 मार्क्स पे, 3 या 4 मार्क्स है, तो आपको कम से कम 6 पॉइंट करने हैं क्लास, 6 पॉइंट इसमें कर लेना। लेकिन पब्लिक वाला इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में, और बड़े क्वेश्चन बनते हैं क्लास। बड़े मतलब कि आपको 10 पॉइंट का लेना है, अगर शॉर्ट में भी आए तो भी आप लिख सकते हो। बस इसके अंदर इतना ही करना है। देखो पॉइंट वाइज फटाफट, मार्क्स वाइज आप फटाफट बाहर कर सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज आप पूरा बाइट करने जाओगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे आते हैं करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स। करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स में आपको यहाँ पे लेटर के बारे में दिया गया है। जो लास्ट टाइम आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपका डिविडेंड था, इंटीम डिविडेंड था इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे, ये वाला लास्ट टाइम आपके पेपर्स में आया गया था। ठीक है, हम पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लास, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको मार्क कर लीजिए फटाफट, और उसको बाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट टाइम ये पूछा गया था क्लास इलेक्ट्रॉनिक वे में, क्योंकि अब जितना भी है सब इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट हो गया है। पहले रीमटेरियलाइजेशन था, अब डीमटेरियलाइजेशन हो गया, राइट ना। तो इसीलिए लास्ट टाइम ये पूछा गया था क्लास इलेक्ट्रॉनिक वाला। सेल सर्टिफिकेट के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत ही कम बनते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग। ये चैप्टर में ऐसा और कुछ नहीं था, लेकिन लेटर है। 10 मार्क्स के लिए आते ही है आपको लेटर्स, 10 से 15 मार्क्स के लिए, बेसिक 10 मार्क्स का लेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 ही आपका पूरा लेटर है। ठीक है, एनी टू करना होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन मतलब कि हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट टाइम वो पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे, इंटीम डिविडेंड पे करने के लिए। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम आपको इंटरेस्ट वारंट आया था। ठीक है, पेमेंट ऑन द इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, ठीक है, ये आया आया था एक। और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से इसमें मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 8। आपको भी मालूम है कि इसमें आंसर्स बाय नहीं करना है आपको, सीधा आपको लेटर ही करने हैं। इसमें यह आया था, थिंकिंग डिपॉजिट फॉर द डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनीज। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बने थे। तो ये 3 लेटेस्ट मैंने बता दिए क्लास। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो ये जितने इलेक्ट्रॉनिक वाले क्लास, इसको थोड़ा सा रीड करके जाना, अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ये नहीं आएंगे, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑलमोस्ट लेटर का ऊपर का जो फॉर्मेट है क्लास, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ऊपर का, यहाँ तक, एक सेकेंड, हाँ, ये जो पूरा फॉर्मेट है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या बनेंगे इसमें, वो आपको हेडिंग पे दिया होता है सब्जेक्ट। देन क्लास इसके बाद इसमें अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है और जो उसका बॉक्स होता है, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऊपर का जो कंटेंट है क्लास, वो सबका एक ही रखना पेपर में, एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं है। नाम चेंज कर दोगे तो भी चलेगा, 2 लेटर लिखना है तो सबके नाम चेंज करोगे तो भी चलेगा, नाम नहीं चेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेटर में लास्ट टाइम 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 3 जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, डिपोजिटरी सिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ गया क्लास। इसमें लास्ट टाइम जो आया था वो था आपका बेनिफिट एंड एडवांटेजेस। ठीक है, बेनिफिट एंड एडवांटेजेस आया था इन्वेस्टर्स का, राइट। तो आप इसको इन्वेस्टर्स कीजिए, इसमें और भी है, कंपनी का भी है। ठीक है, लेकिन कंपनी का इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर्स का पूछा गया था, लेकिन आप दोनों करके जाना। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, और मीनिंग तो आपको करनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट दिया हुआ है यहाँ पे डिपोजिटरी सिस्टम्स के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, लेकिन इसमें सब पॉइंट बाइट नहीं करना आप। ठीक है, इसमें क्या करना है, द डिपोजिटरी किया, ठीक है, इसके 3 या 4 पॉइंट कर लेना।
फिर इसमें डीपी है, इसमें भी 3-4 पॉइंट कर लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से सब में 5-5 पॉइंट कर लोगे तो भी अच्छा है, लेकिन 3-3 पॉइंट ही करना क्योंकि आंसर बहुत बड़े हो जाएंगे। बीओ, इसमें भी 3 पॉइंट करना क्लास। द इशूअर्स कंपनी, ये भी इसमें 2 ही पॉइंट ही दिया, तो 2 पॉइंट के अलावा और नहीं जाएगा इसमें। कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स नहीं आए थे लास्ट टाइम, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो दिया गया है फंगिबिलिटीज, ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछ दिए जाते हैं, या तो इसको इसमें लेके आया जाता है कॉन्सेप्ट में। और ऊपर डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन दिया गया है, इसको यहाँ से नहीं बाइट करना, इसको डिस्टिंग्विश से बाइट करना, आपको डिस्टिंग्विश दिया रहेगा, ठीक है, वो आपको बाइट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं अब यहाँ पे बता देता हूँ, ये इसमें एक ही डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। और इसमें और कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसमें आईपीओ एफपीओ ये हमने ऊपर कर लिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, फंक्शंस तो आते ही नहीं है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। देन चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके फीचर्स आते हैं, मीनिंग आता है इसका, ठीक है, डेफिनेशंस आता है इसका, और फीचर्स आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, लीगल प्रोविजंस नहीं पूछते इतना। और फिर इसके बाद अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड आ जाता है ये। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट या आंसर इन द ब्रीफ या आंसर द फॉलोइंग में। मोड ऑफ डिविडेंड भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वे में भी होता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपको डिविडेंड वारंट है, डिविडेंड मैंडेट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मोड दिया हुआ है, ठीक है, 3 ही पॉइंट है ये। इंटीम डिविडेंड क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और इसका फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आ जाएगा आपका इंटीम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, ये डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। इसमें ये दो है, तो ये करने हैं आपको। डिस्टिंग्विश ऑलमोस्ट मतलब सब कर लेना है आपको, ठीक है। इन सिंपल अगर शॉर्ट बताऊं तो डिस्टिंग्विश हर एक चैप्टर के करके जाना, और वही डिस्टिंग्विश आपको हेल्प करेगा आपके आंसर इन द ब्रीफ में, ठीक है, शॉर्ट नोट में जो है। और ये कभी कभी आपको जस्टिफिकेशन में भी यूज हो जाता है, जब आपको कोई भी पॉइंट को जस्टिफाई करना होता है, एंड केस स्टडी में भी यूज हो जाता है ये। एंड नेक्स्ट थिंग कि आप जब कॉन्सेप्ट लिखते हो तो कॉन्सेप्ट में भी ये डिस्टिंग्विश यूज हो जाता है, इसलिए डिस्टिंग्विश सबका करके जाओ। पहले जो क्या करना है कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उसको टिक मार्क कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, इसमें दिया हुआ है फाइनेंस मार्केट, ठीक है। इसके फंक्शंस आते हैं फाइनेंस मार्केट में, और टाइप्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आपको ये सिर्फ आता है, डिस्टिंग्विश आता है क्लास, ठीक है। तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं जो टर्म्स पूछे जाते हैं इसमें, जैसे कि इसमें दिया हुआ था आपका, ये नीचे गया, हाँ, टी बिल, यहाँ पे टी बिल इंपॉर्टेंट है। और ट्रेड बिल, कॉमर्शियल बिल, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ये सब आपको आंसर्स में कवर हो जाएगा अगर आप आंसर करते हो मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज सीधा आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश करो। बाकी इसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया बस वो कॉन्सेप्ट पर लेना है, ठीक है। 11 चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्किप कर सकते हो आप। अदरवाइज आपको लगता है कि आपके पास टाइम बच रहा है और भी कुछ कर लेना चाहिए, तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मार्केट कर लो, ठीक है। अगर इसको हम मूव ऑन करें तो डिस्टिंग्विश के बाद और कोई चैप्टर इसमें मतलब और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हाँ, इसमें बस मनी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश जैसे मैंने बताया कि सबका इंपॉर्टेंट ही होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है और स्टॉक एक्सचेंज पे। चलो, स्टॉक एक्सचेंज में जो सेबी का रूल है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। अ, और इसमें बेयर एंड बुल का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, ठीक है। इसमें बैगर होगा, जॉबर होगा, देखो जॉबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। बुल यहाँ पे तेजी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेयर दिया हुआ है मंडी वाला, ठीक है। ये आपके ना कॉन्सेप्ट में आते हैं। और इसके अंदर एनएससी बीएससी नहीं आता, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये इंपॉर्टेंट है क्लास, इसके फंक्शंस आते हैं, याद रखिए। बस इसमें और कुछ नहीं है। जॉबर एंड ब्रोकर का
आपको जो मैंने ऊपर बताया ऊपर का मत करो, ठीक है, ये करो आप, डिस्टिंग्विश करो बस, खत्म। तो आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस खत्म होता है। देखिए इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बन सकते थे कल, देखो सिलेबस आपका बेसिकली वास्ट है, ठीक है। आप ये बोलोगे सर आपने तो सब कुछ दे दिया, मैंने सब कुछ नहीं दिया। अगर आप एक्चुअल देखोगे, ठीक है, आपका 100% था बुक सिलेबस उसका मैंने, ठीक है, कम से कम 50% मैंने सिलेबस आपको दिए हुए हैं, मतलब 50% आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जितने भी दिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। और इसीलिए ये सब क्वेश्चंस मैंने दिए, सब क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब आने वाले, आपको कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट में आएंगे, आंसर इन द ब्रीफ में आएंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर में भी आएंगे। लॉन्ग आंसर का मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, और डिस्टिंग्विश तो आपको करना ही है। तो आप इसको टिक मार्क करके अच्छे से बाहर कीजिए, 2 दिन है आप कवर कर लोगे आराम से। चलिए आप इसको टिक मार्क कर लीजिए, कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।